दोस्तों आज हम लोग आईएएस प्रीलिम्स 2013 का सी सेट को रीड करेंगे। चलिए, पहला जो है कॉम्प्रिहेंशन है। सदी के आखिरी 25 वर्षों के दौरान किए गए पारिस्थितिक अनुसंधानों ने खनन, राजमार्ग निर्माण और वन प्रदेशों में की जाने वाली ऐसी अन्य अंतर्वेदी गतिविधियों के कारण हुए आवास खंडन के हानिकर प्रभावों को सिद्ध किया है। जब जंगलों का एक बड़ा खंड और छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाता है तो इन सभी टुकड़ों के कोर मानवीय क्रियाकलापों के संपर्क में आ जाते हैं और इसका परिणाम होता है कि संपूर्ण वन प्रदेश का अपकर्ष, वनाच्छादित भूप्रदेशों और गलियारों का सतत भंग हो जाता है, जिससे वन जीवन की अनेक विलोप प्रवण जातियां प्रभावित होती हैं। इस प्रकार जैव विविधता संरक्षण को सबसे गंभीर खतरा आवास खंडन से माना जाता है। खनन कंपनियों को वन भूमि का तदर्थ अनुदान, साथ ही निरंकुश गैर कानूनी खनन इस खतरे को और बढ़ा रहे हैं। इस परिच्छेद का केंद्र बिंदु क्या है? वनों में गैर कानूनी खनन, वन जीवन का विलोपन, यही है नहीं, प्रकृति का संरक्षण, आवास का विघटन, डी है। संप्रति परिच्छेद का केंद्र बिंदु आवास का विघटन है। वन्य प्रदेशों में की जाने वाली खनन प्रक्रिया, राजमार्गों का निर्माण एवं अन्य शोधात्मक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप आवास खंडन स्वाभाविक था, जिसका हानिकर प्रभाव वर्तमान में परिलक्षित हो रहा है। वनाच्छादित भूप्रदेशों तथा गलियारों का सातत्य बनाए रखने का क्या प्रयोजन है? जैव विविधता का संरक्षण, खनिज संसाधनों का प्रबंधन, मानवीय क्रियाकलापों के लिए वन भूमि का अनुदान। तो केवल पहला, जैव विविधता का संरक्षण। वनाच्छादित भूप्रदेशों तथा गलियारों का सातत्य बनाए रखने का प्रयोजन है जैव विविधता का संरक्षण। विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों एवं प्रयोगों के तहत जंगलों का एक बड़ा खंड छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गया है। इसके साथ मानव का छेड़छाड़ शुरू हो गया है। फलतः अनेक प्रजातियां जहां विलुप्त हो गई हैं वहीं वन प्रदेशों का अपकर्ष भी होना शुरू हो गया है। विश्व के अनेक भागों में कानून कृषि कर्दम स्लरी को जलमार्गों में छोड़ने को तेजी से प्रतिबंधित कर रहा है। सबसे सरल एवं प्रायः सबसे किफ़ायती पद्धति पदार्थ को भूमि पर अर्ध ठोस खाद अथवा छिड़काव योग्य कर्दम के रूप में वापस कर देने की है। यह पर्यावरण में इसके गाढ़ापन को कम कर जो एक अधिक आदिम एवं धारणीय प्रकार की कृषि में हो सकता था, प्रदूषक को उर्वरक में परिवर्तित कर देता है। मिट्टी के सूक्ष्म जीव गंदे पानी एवं कर्दम के जैविक संघटकों को अपघटित कर देते हैं और इस प्रकार अधिकतर खनिज पोषक तत्व वनस्पति द्वारा पुनः अवशोषित किए जाने हेतु उपलब्ध हो जाते हैं। कृषि वाहित जल और मानव मल जल के माध्यम से नाइट्रोजन एवं फास्फोरस दोनों आधार वाले पोषकों के अधिक निवेश ने अनेक लाभप्रद मित पोषणी झीलों, जिनमें निम्न पोषक सांद्रण, निम्न पाठक उत्पादकता और अधिक जलीय खरपतवार एवं स्वच्छ जल विद्यमान होता है, को सुपोषी दशाओं में बदल दिया है। जहाँ उच्च पोषक निवेश से उच्च पादप प्लवक उत्पादकता कभी कभी फुल्लिका निर्मात्री विषैली जातियों की प्रधानता के साथ परिणामित हुए हैं। इससे जल गंदला हो जाता है, बड़े पादप विलुप्त हो जाते हैं तथा सबसे खराब स्थिति में अनाक्सिता होकर मछलियों की मृत्यु हो जाती है। यह तथाकथित संवर्धनी सुपोषण है। इस प्रकार वन्य शिकार, मछलियों की संभारण सेवाओं और मनोरंजन से संबंधित सांस्कृतिक सेवाओं समेत महत्वपूर्ण पारितंत्र सेवाएं समाप्त हो जाती हैं। कुछ समय से झीलों के संवर्धनी सुपोषण की प्रक्रिया समझी जा रही है,
लेकिन वैज्ञानिकों का महासागरों में नदियों के मुहाने के समीप विशाल मृत क्षेत्रों, विशेषकर उत्तरी अमेरिका में मिसिसिपी एवं चीन में यांगसी जैसे विशाल जलग्रहण क्षेत्रों के अपवाह पर हाल ही में ध्यान दिया गया है। पोषक तत्वों से समृद्ध जल धाराओं, नदियों और झीलों के माध्यम से प्रवाहित होता है एवं अंततः मुहानों एवं महासागर में पहुंचता है, जहाँ पारी तंत्र प्रभाव बहुत अधिक हो सकता है। वस्तुतः 70,000 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत क्षेत्र में सभी अकशेरुकी एवं मछलियों की मृत्यु हो जाती है। अब संपूर्ण विश्व में 150 से अधिक समुद्री क्षेत्र कृषि वाहित उर्वरक और बड़े नगरों के मल जल से, विशेषतः नाइट्रोजन से समृद्ध होने से शैवाल पुंजों के अपघटित होने के परिणाम स्वरूप लगातार ऑक्सीजन से वंचित हो रहे हैं। महासागरीय मृत क्षेत्र औद्योगिक राष्ट्रों से विशेष रूप से संबद्ध हैं तथा ये क्षेत्र प्रायः उन देशों से अलग हुए हैं जो किसानों को उत्पादकता बढ़ाने और अधिक उर्वरक के प्रयोग के लिए उनको कृषि हेतु आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित करते हैं। परिच्छेद के अनुसार कृषि कर्दम को जलमार्गों में छोड़ने पर क्यों प्रतिबंध लगाना चाहिए? इस प्रकार से पोषकों की हानि आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छी पद्धति नहीं है। जलमार्गों में वे सूक्ष्म जीव नहीं होते जो कृषि कर्दम के जैव तत्वों को अपघटित कर सकते हैं। जलाशयों में कर्दम छोड़ने से उनके सुपोषण में वृद्धि हो सकती है। तो पहला और तीसरा सही है। कृषि कर्दमों को जलमार्गों में छोड़ने पर प्रतिबंध इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के पोषकों की हानि आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छी पद्धति नहीं है एवं जलाशयों में कर्दम छोड़ने से उनके सुपोषण में वृद्धि हो सकती है, जैसे क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्सेनिक आदि। परिच्छेद में संदर्भित प्रदूषक के उर्वरक में परिवर्तन के प्रसंग में प्रदूषक क्या है और उर्वरक क्या है? कर्दम का छोड़ा गया कृषि कर्दम प्रदूषक है और मिट्टी में अपघटित कर्दम उर्वरक है। छोड़ा गया कृषि कर्दम प्रदूषक है और मिट्टी में अपघटित कर्दम उर्वरक कहलाते हैं। मिट्टी के सूक्ष्म जीव गंदे पानी एवं कर्दम के जैविक संघटकों को अपघटित कर देते हैं और इस प्रकार अधिकतर खनिज पोषक तत्व वनस्पति द्वारा पुनः अवशोषित किए जाने हेतु उपलब्ध हो जाते हैं। परिच्छेद के अनुसार उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग के प्रभाव क्या हैं? मिट्टी एवं जल में प्रदूषकों की वृद्धि, मिट्टी में अपघटन करने वाले सूक्ष्म जीवों का विनाश, जलाशयों में पोषकों का संवर्धन, शैवाल पुंजों का बनना। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है। उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से कृषि वाहित जल के माध्यम से नाइट्रोजन एवं फास्फोरस आधार वाले अनेक पोषकों का जल में अधिक निवेश हो जाता है। उच्च पोषक निवेश से हानिकारक उच्च पादप प्लवक की संख्या बढ़ जाती है। इससे जल गंदला हो जाता है, बड़े पादप विलुप्त होने लगते हैं तथा सबसे बुरा प्रभाव मछलियों के ऊपर पड़ता है। इस प्रकार समस्त जलीय पारितंत्र असंतुलित हो जाता है। संवर्धनी सुपोषण से युक्त जलाशय की विशेषताएं क्या हैं? पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं की हानि, वनस्पति और प्राणीजात की हानि, खनिज पोषकों की हानि। तो पहला और दूसरा सही है। संवर्धनी सुपोषण की प्रक्रिया से जल में हानिकारक गैसों तथा पदार्थों की वृद्धि हो जाती है। संवर्धनी सुपोषण के कारण जलीय वनस्पतियों जीवों के साथ साथ अन्य हानिकारक जीव और वनस्पतियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिससे संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस परिच्छेद में मूल विषय क्या है? पर्यावरण की संरक्षा के लिए समुचित विधि निर्माण अनिवार्य है। आधुनिक कृषि पर्यावरण के विनाश के लिए उत्तरदायी है। कृषि से अनुचित अपशिष्ट निस्तारण जलीय परितंत्र को विनष्ट करता है। यही सही है। इस परिच्छेद में के मूल विषय में जल की स्वच्छता को बनाए रखने हेतु तथा जलीय पारितंत्र के संतुलन को सुव्यवस्थित रखने हेतु आवश्यक है
कि कृषि में रसायनों और उर्वरकों का उचित और वैज्ञानिक प्रयोग होना आवश्यक है, अन्यथा जलीय पारितंत्र विनष्ट हो सकता है। परिच्छेद 2 विश्व के दुखों को केवल भौतिक सहायता द्वारा मिटाया नहीं जा सकता। जब तक कि मनुष्य का स्वभाव न बदले, उसकी भौतिक आवश्यकताएं सदैव बढ़ती रहेंगी और दुखों को सदा अनुभव किया जाता रहेगा, और भौतिक सहायता की कोई भी मात्रा उन्हें पूर्णतः दूर नहीं कर सकेगी। समस्या का एकमात्र समाधान यह है कि मानव जाति को विशुद्ध बनाया जाए। अज्ञानता बुराई की जननी है, और उन सभी दुखों की भी जिन्हें हम देखते हैं। मनुष्य को प्रकाश मिले, वे शुद्ध और आत्मिक रूप से सशक्त एवं शिक्षित हों। केवल तभी दुनिया से दुख कम होंगे। हम देश के प्रत्येक घर को धर्मार्थ शरणस्थल में बदल सकते हैं। हम धरती को अस्पतालों से भर सकते हैं, परंतु जब तक मनुष्य का चरित्र परिवर्तित न होगा, मानवीय दुख अनवरत बने रहेंगे। परिच्छेदों के अनुसार निम्नलिखित कथनों में कौन सा मनुष्य के दुखों के कारण के रूप में सर्वाधिक संभावित सत्य है? तो मनुष्य का अपना चरित्र परिवर्तित करने से इनकार। मनुष्य के दुखों का महत्वपूर्ण कारण असीमित महत्वाकांक्षा होती है, जिसके समक्ष सभी भौतिक वस्तुओं की उपलब्धता कम प्रतीत होती है। फलतः व्यक्ति दुख को कम करने के लिए भौतिक वस्तुओं के पीछे भागता है, लेकिन दुख कम होने की जगह और अधिक बढ़ने लगता है। परिच्छेद के संदर्भ में ये धारणाएं बनाई गई हैं। लेखक मानवीय दुखों के उन्मूलन में भौतिक और सांसारिक सहायता को प्राथमिक महत्व देता है। धर्मार्थ, आवश्यक अस्पताल इत्यादि मानवीय दुखों को एक बड़ी सीमा तक दूर कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं सही है। लेखक लिप्सा, असीमित महत्वाकांक्षा, भौतिक वस्तुओं के प्रति मोह को मानवीय दुखों का कारण मानता है। लेखक के अनुसार नियंत्रित इच्छा शक्ति, व्यक्तित्व और चारित्रिक शुद्धता तथा यथार्थपरक दृष्टिकोण को मानवीय दुखों के अंत का कारण का उपाय है। हाल के वर्षों में लोकतंत्र के विषय को लेकर उसके आसपास जिस प्रकार से शब्दाडंबर प्रयुक्त हुए हैं, उसके फलस्वरूप यह विषय अत्यंत संभ्रमपूर्ण हो गया है। गैर पश्चिमी विश्व के देशों पर लोकतंत्र अधिरोपित करने के समर्थकों, वस्तुतः इन देशों के स्वहित में ही, और ऐसे अधिरोपण के विरोधियों, उन देशों के अपने तौर तरीकों के लिए सादर होने के कारण के बीच एक बढ़ता हुआ विचित्र रूप से भ्रांत द्विभाजन बन गया है। किंतु इन दोनों ही पक्षों के द्वारा प्रयुक्त अधिरोपण की पूरी भाषा असाधारण रूप से असंगत है, क्योंकि इससे यह अस्पष्ट धारणा बनती है कि लोकतंत्र अनन्य रूप से पश्चिमी देशों से ही संबंध रखता है, यह मानते हुए कि यह सर्वोत्कृष्टता से पश्चिमी विचार है जो केवल पश्चिम में ही जन्मा और फला फूला। किंतु इस अभिधारणा को और इससे विश्व में लोकतांत्रिक प्रथा की संभावना के बारे में जनित निराशावाद को औचित्यपूर्ण ठहराना बहुत कठिन होगा। प्राचीन भारत में स्थानीय लोकतंत्र के अनेक प्रयोग किए गए हैं। सचमुच विश्व में लोकतंत्र की जड़ों को समझने के लिए हमें विश्व के विभिन्न भागों में हुई जनसहभागिता और लोक विवेचन के इतिहास में रुचि लेनी होगी। यूरोपीय और अमेरिकी क्रम विकास के आधार पर हमें मात्र लोकतंत्र के विचारण के परे देखना होगा। यदि हम लोकतंत्र को पश्चिम का एक प्रकार का विशेषीकृत सांस्कृतिक उत्पाद मान लें, तो अरस्तु ने दूरगामी अंतर्दृष्टि के साथ सहभागी जीवन की जिन व्यापक मांगों के विषय में बात की थी, उन्हें समझने में हम असफल हो जाएंगे। वास्तव में इस पर संदेह नहीं किया जा सकता कि लोकतंत्र की समकालीन प्रथा का सांस्थानिक ढांचा अधिकांश रूप में यूरोप और अमेरिका के गत कुछ शताब्दियों में हुए अनुभवों की देन है। इसे पहचानना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि सांस्थानिक प्रारूपों में ये विकास अत्यधिक नव परिवर्तनशील और अंततः प्रभावी हुए। इसमें कोई संशय नहीं हो सकता कि यहाँ एक प्रमुख पश्चिमी उपलब्धि है। प्रयुक्त परिच्छेद में तथा यथा उल्लिखित निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के दृष्टिकोण के सर्वाधिक निकट है? लोकतंत्र का विषय इसे गैर पश्चिमी देशों के लिए अंतर्देशीय अपनी अवधारणा के लिए चित्रित करने की इच्छा के कारण संभ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र के अधिरोपण की भाषा अनुपयुक्त तथा इस अवधारणा पर गैर पश्चिमी समाज के अपने तौर तरीकों की सांस्कृतिक पृष्ठपट पर विचार करने की आवश्यकता है। यद्यपि लोकतंत्र अनन्य रूप से पश्चिम से जुड़ा मूलतः पश्चिमी विचार नहीं है, फिर भी प्रचलित लोकतांत्रिक प्रथाओं की संस्थागत संरचना उन्हीं का योगदान है। तो केवल तीसरा सही है। यद्यपि लोकतंत्र सुव्यवस्थित रूप से पश्चिमी देशों में अस्तित्व में आया, लेकिन यदि इसके उद्भव को देखें तो यह विश्व के विशेषकर पूर्वी देशों यथा भारत में प्राचीन काल में सामाजिक धार्मिक संस्थाओं में दिखता है। इस प्रकार लोकतंत्रीय विचार के विकास की प्रक्रिया गैर पश्चिमी देशों से होती हुई पश्चिम तक पहुंची। परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित धारणाएं बनाई गई हैं। अनेक गैर पश्चिमी देश लोकतंत्र लाने में सफल रहे हैं क्योंकि वे लोकतंत्र को पश्चिम का विशिष्ट सांस्कृतिक उत्पाद होने के रूप में देखते हैं। पश्चिमी देश हमेशा गैर पश्चिमी देशों पर लोकतंत्र अधिरोपित करने का प्रयास करते हैं, न तो पहला सही न तो दूसरा सही। प्राचीन काल में ही अनेक गैर पश्चिमी देशों में लोकतंत्रीय विचारों पर आधारित संस्थाएं अस्तित्व में आ गई थीं। इस प्रकार लोकतंत्र के पश्चिम का विशिष्ट सांस्कृतिक उत्पाद कहना यथोचित नहीं है। निगमित अभिशासन कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है कि जैसे कि समस्त निष्ठा और निष्पक्षता से कारोबार का संचालन करना, सभी व्यवहारों में पारदर्शी होना, सभी आवश्यक प्रकटनों और निर्णयों को करना, देश के सभी कानूनों का अनुपालन करना, पणधारियों के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार होना तथा नैतिक रीति से कारोबार के संचालन की प्रतिबद्धता रखना। निगमित अभिशासन के विषय में जिस दूसरी बात पर विशेष बल दिया गया है वह है कंपनी का प्रबंधन करते समय नियंत्रण करने वालों द्वारा व्यक्तिगत एवं निगमित निधियों के बीच भेद करने की क्षमता। मूलतः जो कंपनी अच्छे निगमित अभिशासन के लिए जानी जाती है उसके साथ विश्वास का एक स्तर जुड़ा होता है। बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के एक सक्रिय समूह का होना बाजार में विश्वास सुनिश्चित करने में बहुत बड़ा योगदान करता है। निगमित अभिशासन को उस एक मानदंड के रूप में जाना जाता है जिस पर विदेशी संस्थागत निवेशक यह निर्णय करते समय कि किन कंपनियों में निवेश किया जाए आधिकारिक निर्भर होते जा रहे हैं। इसे उस कंपनी की शेयर कीमतों पर सकारात्मक प्रभाव रखने वाले के रूप में भी जाना जाता है। निगमित अभिशासन के मोर्चे पर स्वच्छ छवि का रखना कंपनियों के लिए अपेक्षाकृत अधिक उचित लागतों पर पूंजी उद्गम करने को भी सुगमतर बना सकता है। दुर्भाग्यवश निगमित अभिशासन बहुधा किसी बड़े घोटाले के प्रकटन के बाद ही चर्चा के केंद्र में आता है। परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे निगमित अभिशासन का व्यवहार होना चाहिए? कंपनियों को हमेशा देश के श्रम व कर कानूनों का अनुपालन करना चाहिए। देश की प्रत्येक कंपनी के बोर्ड में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु स्वतंत्र निदेशकों में से एक सरकारी प्रतिनिधि होना चाहिए। कंपनी के प्रबंधक को अपनी व्यक्तिगत निधियों का कंपनी में कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए। तो केवल पहला सही है। कंपनी शासन निगमित अभिशासन के कतिपय सिद्धांतों पर आधारित होता है जिसमें निष्ठा तथा पारदर्शिता आवश्यक होती है। इसी प्रकार कंपनी शासन जवाबदेह और देश के सभी कानूनों के अनुपालन और संचालन के लिए प्रतिबद्ध होता है। परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से अच्छे निगमित अभिशासन का प्रमुख लाभ क्या है?
अच्छा निगमित अभिशासन कंपनी की शेयर कीमतों में वृद्धि कर देता है। अच्छा निगमित अभिशासन युक्त कंपनी हमेशा अपने व्यवसाय आवर्त में तेजी से वृद्धि करती है। अच्छा निगमित अभिशासन विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा कंपनी खरीदने में निर्णय लेने हेतु प्रमुख मानदंड होता है। तो पहला सही है। कंपनी या निगम शासन की महत्वपूर्ण विशेषता उसकी विश्वसनीयता के स्तर पर आधारित होती है। किसी कंपनी की विश्वसनीयता का स्तर जितना उच्च होगा उसके शेयर की महत्ता उतनी अधिक होती है, क्योंकि निवेश करने के पीछे महत्वपूर्ण कारण निवेशक का कंपनी में विश्वास करना होता है। पैसेज 3। कुपोषण 6 माह से 2 साल की आयु के बीच होना सर्वाधिक आम है। बड़े बच्चे की तुलना में छोटे बच्चे की भोजन की आवश्यकता कम होने के बावजूद ऐसा होता है। बहुधा कुपोषण का कारण गरीबी मानी जाती है, परंतु यह पाया गया है कि ऐसे परिवारों में भी जहां वयस्क पर्याप्त मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं, 5 वर्ष से कम आयु के 50% से अधिक बच्चे पर्याप्त आहार नहीं लेते। किसी और द्वारा खाना खिलाने हेतु बच्चे की निर्भरता कुपोषण के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है। बहुधा माँ कामकाजी होती है और छोटे बच्चे को खाना खिलाने की जिम्मेदारी उसके बड़े भाई बहन पर छोड़ दी जाती है। इसलिए बच्चे की खाद्य आवश्यकताओं की और उन्हें कैसे पूरा किया जाए इसके संबंध में आवश्यकता को बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिच्छेद के अनुसार बच्चों में कुपोषण कैसे घटाया जा सकता है। यदि बच्चे भोजन की नियमित खुराक ग्रहण करें जब वे 5 वर्ष की आयु पूरी कर लें, यदि छोटे बच्चों की खाद्य आवश्यकताएं ज्ञात हों, यदि छोटे बच्चों को भोजन कराने की जिम्मेदारी वयस्कों को दे दी जाए। परिच्छेद के अनुसार बच्चों में कुपोषण घटाया जा सकता है यदि छोटे बच्चों की खाद्य आवश्यकताएं पता हों। लेखक के अनुसार कुपोषण का मुख्य कारण गरीबी नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि छोटे बच्चों की देखरेख करना कामकाजी माताओं की प्राथमिकता नहीं होती। लोक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा पोषण संबंधी जरूरतों की जानकारी का प्रचार नहीं किया जाता है। क्यों? दूसरा, लेखक के अनुसार कुपोषण का मुख्य कारण गरीबी नहीं, बल्कि लोगों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के संबंध में लोक स्वास्थ्य जानकारियों द्वारा जानकारी व जागरूकता का प्रसार न किया जाना है। अनेक अनुभाविक अध्ययनों से पता चलता है कि कृषक जोखिम उठाने के अनिच्छुक होते हैं। यद्यपि अनेक मामलों में ऐसा मामूली रूप से पाया जाता है। यह दर्शाने के भी प्रमाण हैं कि कृषकों की जोखिम उठाने की अनिच्छुकता ऐसे फसल प्रतिरूपों और निविष्ट उपयोग में परिणत होती है जो आय को अधिकतम करने के स्थान पर जोखिम को कम करने हेतु अभिकल्पित हैं। कृषक कृषिगत जोखिमों को संभालने और उनका सामना करने के लिए अनेक रणनीतियां अपनाते हैं। इनके अंतर्गत फसल एवं जोतों का विविधीकरण, गैर कृषि रोजगार, माल का भंडारण एवं परिवार के सदस्यों का रणनीतिक प्रवास इत्यादि पद्धतियां सम्मिलित हैं। बटाई काश्तकारी से लेकर नातेदारी, विस्तारित परिवार तथा अनौपचारिक ऋण अभिकरण जैसी संस्थाएं भी हैं। कृषकों द्वारा जोखिम उठाने में एक प्रमुख बाधा यह है कि एक ही प्रकार के जोखिम उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसानों को प्रभावित कर सकते हैं। आनुभाविक अध्ययन यह दिखाते हैं कि परंपरागत तरीके पर्याप्त नहीं हैं, अतः नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक है, विशेषकर ऐसे उपायों जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में एक समान कारगर हों। नीतियों का उद्देश्य प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से कृषिगत जोखिमों का मुकाबला करना हो सकता है। विशेषतः जोखिम को ध्यान में रखकर बनी नीतियों के उदाहरण हैं फसलों का बीमा, कीमत स्थिरीकरण और ऐसी कई किस्मों का विकास जिनमें कीटों और बीमारियों के प्रति प्रतिरोध शक्ति हो। सिंचाई, आर्थिक सहायता प्राप्त ऋण एवं
सूचना तक पहुंच ऐसी नीतियां हैं जो जोखिम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। विशेषतः जोखिम पर ध्यान देने वाली ऐसी कोई अकेली नीति नहीं है जो इसे घटाने हेतु पर्याप्त हो और जिसके पार्श्व प्रभाव न हो। सामान्य स्थिति पर प्रभाव डालती है जो जोखिमों को केवल अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। फसल बीमा पर प्रत्यक्ष रूप से कृषिगत जोखिमों को साधने के एक नीतिगत उपाय के रूप में भारत एवं अन्य अनेक विकासशील देशों के संदर्भ में सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुसंख्यक कृषक वर्षा सिंचित कृषि पर निर्भर हैं और अनेक क्षेत्रों में उनकी आय अस्थिरता का मुख्य कारण उपज में अस्थिरता है। कृषि में जोखिम घटाने हेतु नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कृषक जोखिम उठाने के नितांत अनिच्छुक होते हैं। कृषक यह नहीं जानते कि जोखिम को किस प्रकार घटाया जाए। कृषकों द्वारा अपनाए गए तरीके और जोखिम में सहभागिता करने वाली वर्तमान संस्थाएं पर्याप्त नहीं हैं। बहुसंख्यक कृषक वर्षा सिंचित कृषि पर निर्भर हैं, तो सी सही है। कृषि में जोखिम को कम करने हेतु नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कृषकों द्वारा अपनाए गए तरीके और जोखिम में सहभागिता करने वाली वर्तमान संस्थाएं पर्याप्त नहीं हैं। विशेषतः जोखिम पर ध्यान देने वाली ऐसी कोई नीति नहीं है जो इसे घटाने हेतु पर्याप्त हो, जिसके पार्श्व प्रभाव न हो। उपर्युक्त परिच्छेद से निम्नलिखित प्रेक्षणों में से कौन सा उभर कर सामने आता है? एक अकेली ऐसी नीति की पहचान की जा सकती है जो बिना किसी पार्श्व प्रभाव के जोखिम को घटा सके। विशेषतः जोखिम को लेकर कोई ऐसी अकेली नीति नहीं हो सकती जो कृषिगत जोखिम को घटाने हेतु पर्याप्त हो। तीसरा, जोखिम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाली नीतियां इसको निराकरण कर सकती है। चौथा, सरकार का नीतिगत हस्तक्षेप कृषिगत जोखिमों को पूर्ण रूप से कम कर सकता है, तो बी सही है इसमें। उक्त परिच्छेद के अवलोकन से तथ्य स्पष्टता उभर कर सामने आता है कि विशेषतः जोखिम को लेकर कोई अकेली ऐसी नीति नहीं हो सकती जो कृषिगत जोखिम को घटाने हेतु पर्याप्त हो और जिसके पार्श्व प्रभाव न हो। निम्नलिखित 4 प्रश्नांशों के लिए निर्देश पिछले कुछ वर्षों में भारत के वित्तीय बाजारों में बृहत्तर गहनता और तरलता प्राप्त की है। 1991 से हुए सतत सुधारों ने विश्व अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था और इसकी वित्तीय व्यवस्था के अंतर्संबंधों और एकीकरण को आगे बढ़ाया है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में दुर्बल विश्व आर्थिक प्रत्याशाओं और अनवरत विद्यमान अनिश्चितताओं ने उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं पर स्पष्ट प्रभाव डाला है। सार्वभौम जोखिम से जुड़े सरोकारों ने विशेषकर यूरो क्षेत्र में ग्रीस की ओर घोर ऋण समस्या की संक्रामकता से प्रभावित होकर, जो कि अस्थिरता के सामान्य से अधिक ऊंचे स्तर के रूप में भारत और अन्य अर्थव्यवस्थाओं में फैल रही हैं। पूरे वर्ष के बृहत्तर हिस्से में वित्तीय बाजारों को प्रभावित किया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों की निधियन बाधाएं बैंकों और निगमों के लिए विदेशी निधियन की उपलब्धता और लागत दोनों को प्रभावित कर सकती थी। चूँकि भारतीय वित्तीय तंत्र में बैंकों का प्रभुत्व है, बैंकों की तनाव को झेल पाने की क्षमता पूरी वित्तीय स्थिरता के लिए
बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि भारतीय बैंक हाल के वर्षों में पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्तियों के अनुपात में गिरावट और गैर निष्पादनपूर्ण परिसंपत्तियों के स्तरों में वृद्धि के बावजूद मजबूत बन रहे हैं। पूंजी पर्याप्तता स्तर नियामक आवश्यकताओं से ऊपर बने हुए हैं। वित्तीय बाजार की आधारिक संरचना बिना किसी बड़ी रुकावट से परिचालित हो रही है। आगे वित्तीय तंत्र का और अधिक विश्वव्यापीकरण, संगठन, विनियंत्रण और विविधीकरण होने पर बैंकिंग कार्य और अधिक जटिल और जोखिमपूर्ण हो सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में जोखिम और तरलता के प्रबंधन तथा कुशलता में वृद्धि जैसे मुद्दे और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किसके कारण हाल के वर्षों में वित्तीय बाजारों ने भारत सहित अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं पर अपना प्रतिकूल प्रभाव छोड़ा है? दुर्बल वैश्विक आर्थिक प्रत्याशाएं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों की अनिश्चितताएं, यूरो क्षेत्र की सार्वभौम जोखिम के सरोकार, खराब मानसून और फलस्वरूप फसल हानि। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, सही बात है। विश्व बाजार के एकीकरण के कारण किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तथा बाजार व्यवस्था पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव सभी देशों, विशेषकर उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। निम्नलिखित में से प्रमुखतः किसके कारण भारतीय वित्तीय बाजार विश्वव्यापी परिवर्तनों से प्रभावित हो रहे हैं? विदेशों से प्रेषित राशि के बढ़े हुए अंतर्प्रवाह के कारण, विदेशी मुद्रा रिजर्व में अत्यधिक वृद्धि के कारण, बढ़े हुए विश्व अंतर्संबंधों और भारतीय वित्तीय बाजारों के एकीकरण के कारण, ग्रीस की घोर ऋण समस्या के संक्रमण के कारण। भारतीय बाजार व्यवस्था वैश्विक बाजार व्यवस्था से जुड़ गई है। इस कारण वैश्विक बाजार अंतर्संबंधों में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन का प्रभाव भारतीय वित्तीय बाजार पर पड़ना स्वाभाविक है। परिच्छेद के अनुसार भारतीय वित्तीय तंत्र में पूर्ण वित्तीय अस्थिरता निश्चित करने के लिए बैंकों की तनाव झेलने की क्षमता महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय वित्तीय तंत्र भारत सरकार द्वारा नियंत्रित होता है, भारत के साथ एक कम एकीकृत है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित है, पर बैंकों का प्रभुत्व है। सही है। भारतीय वित्तीय तंत्र की जोखिम को कम करना तथा वित्तीय तरलता को सुनिश्चित करने के साथ ही साथ वित्तीय स्थिरता की जिम्मेदारी भारतीय बैंकिंग व्यवस्था की होती है। निम्नलिखित में से किसके कारण जोखिम और तरलता के प्रबंधन को भविष्य में भारतीय बैंकिंग तंत्र में अधिक महत्व मिल सकता है? और अधिक विश्वव्यापीकरण, वित्तीय तंत्र का और अधिक संगठन और विनियंत्रण, वित्तीय तंत्र का और अधिक विविधीकरण, अर्थव्यवस्थाओं में और अधिक वित्तीय समावेशन। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। जोखिम और तरलता के प्रबंधन को भविष्य में भारतीय बैंकिंग तंत्र में और अधिक विश्वव्यापीकरण करके, वित्तीय तंत्र का और अधिक संगठन और विनियंत्रण करके और वित्तीय तंत्र का और अधिक विविधीकरण करके इससे अधिक महत्व मिल सकता है। कच्चा खनिज तेल जमीन से एक तीखी गंध के साथ गाढ़े काले या भूरे तरल के रूप में बाहर आता है। यह अनेक विभिन्न पदार्थों का, जिनके प्रत्येक के अपने विशिष्ट गुण हैं, जटिल मिश्रण है। उन पदार्थों में से अधिकांश विभिन्न अणुओं में हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग हैं। इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन दूसरे रूपों जैसे अलकतरा, रॉल, डॉमर तथा प्राकृतिक गैस के रूप में भी पाए जाते हैं। खनिज तेल समुद्र में रहने वाले लघु जीवों के मृत शरीरों तथा पौधों से उद्गमित होता है। लाखों वर्षों के दौरान समुद्र तल में मृत जीवों का विशाल ढेर जमा हो जाता है तथा समुद्री लहरें उन्हें बालू और गाद के आच्छादनों से ढक देती हैं।
कड़ा होने के साथ यह खनिज अवसादी सेलों में बदला जाता है और प्रभावी रूप से ऑक्सीजन को बाहर रोक देता है, जिससे तल में इकट्ठा समुद्री जमावों का पूर्ण अपघटन निरुद्ध हो जाता है। अवसादी सेलों की परतें और मोटी तथा भारी हो जाती हैं। उनका दाब ऊष्मा उत्पन्न करता है, जो लघु मृत शरीरों को कच्चे तेल में परिवर्तित कर देता है, एक ऐसी प्रक्रिया के अंतर्गत जो आज भी जारी है। समुद्र तल के खनिज तेल जमाव पूर्णतया अपघटित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वे समुद्री तरंगों से निरंतर धुलते जाते हैं, सैल बन जाते हैं और ऑक्सीजन को उनमें प्रवेश करने से रोक देते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण समाहित करते हैं। लवणीय दशाओं में पड़ने वाले जीवों के मृत शरीर हैं। तो बी सही है। समुद्र तल के जो कि खनिज तेल जमाव पूर्णतया अपघटित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वे सैल बन जाते हैं और ऑक्सीजन को उनमें प्रवेश करने से रोक देते हैं, जिससे तल में इकट्ठा समुद्री जमावों का पूर्ण अपघटन निरुद्ध हो जाता है। अवसादी सेल तेल जमावों के निर्माण का कारण बनते हैं, क्योंकि इसके नीचे कोई लवणीय दशाएं नहीं होती। ये अपने नीचे जमा मृत जैव पदार्थों में कुछ घुली हुई ऑक्सीजन जाने देते हैं। ऊपरी साई अवसादी परतों का भार ऊष्मा उत्पादित करता है। इनमें ऐसे पदार्थ होते हैं जो मृत जीवों को तेल में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक रासायनिक प्रक्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं। तो तीसरा सही है। अवसादी परतों का भार ऊष्मा उत्पादित करता है, जिसके कारण उसके नीचे दबे अवशेषों से तेल जमाव का निर्माण होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राथमिक समूह आकार में अपेक्षाकृत छोटा होता है। घनिष्ठता प्राथमिक समूह का मुख्य अभिलक्षण है। एक परिवार प्राथमिक समूह का उदाहरण हो सकता है। उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? सभी परिवार समूह हैं। सभी प्राथमिक समूह परिवार हैं। अपेक्षाकृत छोटे आकार का समूह हमेशा प्राथमिक समूह होता है। प्राथमिक समूह के सदस्य एक दूसरे को घनिष्ठता से जानते हैं। समूह दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक समूह में आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध होता है और द्वितीयक समूह में अप्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं। इसलिए प्राथमिक समूह में घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, जैसे परिवार। निम्नलिखित 4 प्रश्नांशों के लिए नीचे निर्देश दिए गए हैं। 5 नगर P, Q, R, S और T परिवहन की निम्नलिखित विभिन्न प्रणालियों से जुड़े हुए हैं। P और Q नौका और रेल द्वारा भी जुड़े हैं। S और R बस और नौका द्वारा जुड़े हैं। Q और T केवल विमान द्वारा जुड़े हैं। P और R केवल नौका द्वारा जुड़े हैं। T और R रेल और बस द्वारा जुड़े हैं। किसी व्यक्ति को Q से चलकर R तक बिना परिवहन प्रणाली बदले हुए पहुंचने के लिए कौन सी परिवहन प्रणाली सहायक होगी? A. बोट, P से R तक चलने में बोट जो है सहायक होगी। यदि कोई व्यक्ति P से शुरू कर हर स्थान पर जाता है और P पर वापस आता है, तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर वह 2 बार जाएगा? R पर वो 2 बार जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर युग्म किसी अन्य नगर में जाए बिना किसी भी मार्ग से सीधे जुड़ा है? इनमें से कोई नहीं।
28वां, नीचे दिए गए नगर युग्मों में से किन दो नगरों के बीच अधिकतम यात्रा विकल्प उपलब्ध है? क्यू और एस के बीच। किसी फिल्म का संगीत निर्देशक एक संगीत रचना के विभिन्न पहलुओं पर काम करने के लिए 4 व्यक्तियों को चुनना चाहता है। इस कार्य के लिए 7 व्यक्ति उपलब्ध हैं। वे हैं रोहित, तानिया, शोभा, कौशल, कुणाल, मुकेश और जसवंत। रोहित और तानिया साथ काम नहीं करेंगे। कुणाल और शोभा साथ काम नहीं करेंगे। मुकेश और कुणाल साथ काम करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोगों का सर्वाधिक स्वीकार्य समूह है जिसे संगीत निर्देशक द्वारा चुना जा सकता है? तानिया, मुकेश, कुणाल और जसवंत। सबसे स्वीकार्य लोगों का समूह तानिया, मुकेश, कुणाल और जसवंत है। निम्नलिखित 3 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित कथनों का सावधानी से परीक्षण कीजिए और उसके बाद आने वाले 3 प्रश्नांशों का उत्तर दीजिए। 4 मित्रों ए, बी, सी और डी में से ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। बी और सी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। ए और डी बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। सी और डी हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। हॉकी कौन नहीं खेलता है? डी नहीं खेलता है। ए नहीं खेलता है। डी सही है। ए फुटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल। बी फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी। सी क्रिकेट, हॉकी और बास्केटबॉल एवं डी बास्केटबॉल, फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं। फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी कौन खेलता है? तो डी। ए फुटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल। बी फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी। सी क्रिकेट, हॉकी और बास्केटबॉल। डी बास्केटबॉल, फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं। बी, सी और डी कौन सा खेल खेलते हैं? बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल। तो हॉकी। ए फुटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल। बी फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी। सी क्रिकेट, हॉकी और बास्केटबॉल। डी बास्केटबॉल, फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं। निम्नलिखित 6 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। नीचे 6 प्रश्नांश दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्नांश में एक स्थिति का वर्णन है। इसके पश्चात उसके 4 संभव उत्तर दिए गए हैं। उत्तर को आप सर्वाधिक उपयुक्त मानते हैं उसे आप अपने उत्तर के रूप में अंकित कीजिए। प्रत्येक प्रश्नांश के लिए केवल एक ही उत्तर चुनिए। उत्तरों का मूल्यांकन दी गई स्थिति के लिए उपयुक्तता के स्तर के आधार पर किया जाएगा। कृपया सभी प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन 6 प्रश्नांशों के लिए गलत उत्तरों के लिए कोई दंड नहीं है। आप कार्यालयाध्यक्ष हैं। कुछ मकान कार्यालय कर्मियों को आवंटित करने के लिए सुरक्षित रखे गए हैं और आपको इस मामले में विवेकाधिकार प्राप्त है। मकानों के आवंटन के लिए कुछ नियम आपके द्वारा बनाए गए हैं और उन्हें सार्वजनिक कर दिया गया है। आपका निजी सचिव जो आपके बहुत निकट है आपके पास आता है और पैरवी करता है कि उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हैं, तो उसे मकान के आवंटन में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कार्यालय सचिवालय नियमानुसार इस प्रार्थना का परीक्षण कर उसके अनुरोध को ठुकरा देता है और नियमानुसार प्रक्रिया अपनाने की संस्तुति करता है। आप अपने निजी सचिव को नाराज नहीं करना चाहते हैं। इन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? उसे अपने कमरे में बुलाएंगे और व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट करेंगे कि आवंटन क्यों नहीं किया जा सकता। उसकी वफादारी जीतने के लिए उसे मकान आवंटित कर देंगे, यह सिद्ध करने के लिए कि आप निष्पक्ष हैं और आप किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे। कार्यालय टिप्पणी से सहमति व्यक्त करेंगे। ए और सी सही है।
सचिव को अपने कमरे में बुलाएंगे और उसे समझाने का प्रयास करेंगे कि मकानों के आवंटन के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं और उन्हें सार्वजनिक कर दिया गया है। इस स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि अंतर्वैयक्तिक क्षमता से संबंधित प्रश्नों में दो विकल्प सही हो सकता है। अतः संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विकल्प ए और सी दोनों को सही माना है। दिल्ली में पंजीकृत व्यावसायिक टैक्सी से दूसरे राज्य के करीबी शहर की ओर जाते हुए आपका टैक्सी चालक आपको बताता है कि चूँकि उसके पास उस शहर में टैक्सी चलाने का परमिट नहीं है, अतः वह उसकी परिवहन कार्यालय पर रुकेगा और 40 रुपये प्रतिदिन का निर्धारित शुल्क अदा करेगा। काउंटर पर शुल्क अदा करते समय आप पाते हैं कि परिवहन लिपिक 50 रुपये अतिरिक्त वसूल रहा है, जिसके लिए कोई रसीद नहीं दी जा रही है। आप अपनी बैठक के लिए जल्दी में हैं। इन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? काउंटर में जाएंगे और लिपिक से वह धन वापस मांगेंगे जो उसने अवैध रूप से लिया है? नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्योंकि यह मामला टैक्सी चालक और अधिकारियों के बीच का है। ये भी नहीं, घटना का संज्ञान लेंगे और बाद में संबंधित अधिकारियों से उसकी रिपोर्ट करेंगे। ये हो सकता है। इसे एक साधारण मामला समझेंगे और भूल जाएंगे। ये गलत है। इस घटना को संज्ञान में लेंगे और इस घटना के बारे में संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे तथा साथ ही ये प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में इस प्रकार की घटना और लोगों के साथ न हो। ध्यातव्य है कि अंतर्व्यक्तिक क्षमता में संबंधित दो विकल्प सही हो सकते हैं, इसलिए ए और सी दोनों सही माना गया है। एक व्यक्ति दूर दराज के एक गांव में रहता है जहां पहुंचने के लिए बस से लगभग 2 घंटे। इस ग्रामीण का पड़ोसी बहुत ताकतवर भूस्वामी है जो इस गरीब ग्रामीण की ज़मीन ज़बरदस्ती हथियाना चाहता है। आप जिला मजिस्ट्रेट हैं और स्थानीय मंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में व्यस्त हैं। ग्रामीण बस से और पैदल चलकर इतनी दूरी से आपसे मिलने और उस ताकतवर भूस्वामी जमींदार से सुरक्षा हासिल करने के लिए प्रार्थना पत्र देने आया है। ग्रामीण सभा कक्ष के बाहर 1 घंटे तक प्रतीक्षा कर रहा है। आप बैठक से बाहर आते हैं और दूसरी बैठक के लिए जाने की शीघ्रता में है। ग्रामीण अपना प्रार्थना पत्र देने के लिए आपके पीछे आने लगता है। आप क्या करेंगे? से अगली बैठक से आपके लौटने तक 2 घंटे और प्रतीक्षा करने के लिए कहेंगे। सही है। उसे बताएंगे कि मामला वास्तव में कनिष्ठ अधिकारी द्वारा देखा जाना है, अतः वह प्रार्थना पत्र उसे दे दें। अपने एक वरिष्ठ मातहत अधिकारी को बुलाकर निर्देश देंगे कि वह ग्रामीण की समस्या का हल करे। भी सही है। और उसका प्रार्थना पत्र तेजी से लेकर उसे कुछ प्रासंगिक प्रश्न और उसकी समस्या के बारे में पूछेंगे और बैठक के लिए चले जाएंगे। ये भी सही है। इस स्थिति में अपने एक वरिष्ठ मातहत अधिकारी को बुलाकर निर्देश देंगे कि वह ग्रामीण की समस्या को सुने और मौके पर जाकर स्थिति को देखकर उसी समस्या का हल करें। ध्यातव्य है कि अंतर्वैयक्तिक क्षमता से संबंधित प्रश्नों में 2 विकल्प सही हो सकता है, अतः संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विकल्प सी और डी दोनों को सही माना है। जिस जिले में आप जिला मजिस्ट्रेट हैं वहाँ चीनी की किल्लत है। सरकार ने आदेश निकाला है कि वैवाहिक उत्सवों पर अधिकतम 30 किलो चीनी जारी की जा सकती है। आपके एक करीबी दोस्त के बेटे का विवाह होने वाला है और आपका मित्र अपने बेटे के विवाह के
लिए कम से कम 50 किलो चीनी जारी करने का अनुरोध करता है। जब आप इस मामले में सरकारी नियंत्रण के बारे में बताते हैं तो वह नाराज़ हो जाता है। उसका विश्वास है कि चूंकि आप जिला मजिस्ट्रेट हैं, आप कितनी भी मात्रा में चीनी जारी कर सकते हैं। आप उससे अपनी मित्रता में बिगाड़ नहीं चाहते हैं। इन परिस्थितियों में आप इस स्थिति से कैसे निपटेंगे? उसे अतिरिक्त मात्रा में चीनी जारी कर देंगे जिसके लिए आपके मित्र ने अनुरोध किया है। ये तो कतई नहीं करेंगे। अपने मित्र को अतिरिक्त मात्रा में चीनी जारी न करके नियमों की सख्ती से पालन करेंगे। अपने मित्र को सरकारी आदेशों के प्रति दिखलाएंगे और उसे नियमानुसार चीनी की कम मात्रा स्वीकार करने के लिए तैयार करेंगे। उसे आवंटन करने वाले अधिकारी को सीधे प्रार्थना पत्र देने की सलाह देंगे और सूचित करेंगे कि आप ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते। तो बी और सी सही है। बस मजिस्ट्रेट साहब अपने मित्र को समझाएंगे कि सरकार का यह आदेश है कि किसी भी वैवाहिक उत्सव आदि में जो है लगभग 30 किलो चीनी ही दी जा सकती है। तब मैं अपने सरकारी आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। ध्यातव्य है कि अंतर व्यक्ति दो को सही है, तो बी और सी सही है। आप एक ऐसे क्षेत्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने के प्रभारी हैं जहां वर्तमान नीति का कड़ा विरोध हो रहा है। आप निवासियों को छोटे परिवार रखने की आवश्यकता मनवाना चाहते हैं। इन संदेशों को संप्रेषित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? निवासियों को स्वास्थ्य और जीवन स्तर सुधारने हेतु परिवार नियोजन की आवश्यकता तर्कसंगत से समझाना। देर से विवाह एवं बच्चों के बीच उचित अंतर को प्रोत्साहित करना। परिवार नियोजन युक्तियां अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना। ऐसे लोगों से उनका बंध्यकरण हो चुका है अथवा जो गर्भ निरोधक प्रयोग कर रहे हैं, निवासियों से प्रत्यक्षतः बात करने का आग्रह करना। ए और सी सही है। इस क्षेत्र के लोगों को परिवार नियोजन के कार्यक्रम के बारे में तथा इससे जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं को बताएंगे तथा इससे होने वाले फायदे को भी समझाने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम को अपनाने से आपके परिवार में अनेकों खुशियां आएंगी। ध्यातव्य है कि अंतर वैयक्तिक क्षमता से संबंधित प्रश्नों में 2 विकल्प सही हो सकता है। ए और सी सही है। आखिरी, आप एक विश्वविद्यालय में शिक्षक हैं और एक विशेष पर प्रश्न पत्र बना रहे हैं। आपके सहकर्मियों में से एक जिसका पुत्र उसी विषय पर परीक्षा की तैयारी कर रहा है आपके पास आता है और आपको सूचना देता है कि यह उसके पुत्र का परीक्षा को उत्तीर्ण करने का आखिरी अवसर है और आपसे परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के संकेत देकर पुत्र की सहायता करने हेतु तो आग्रह करता है। अतीत में आपके उस सहकर्मी ने दूसरे मामले में आपकी सहायता की है। आपका सहकर्मी आपको सूचित करता है कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर उसका पुत्र अवसाद से ग्रस्त हो जाएगा। इन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? अतीत में उसके द्वारा दी गई सहायता को देखते हुए आप उसकी सहायता करेंगे। खेद व्यक्त करेंगे कि आप उसकी कोई सहायता नहीं कर सकते। ये सही है। अपने सहकर्मी को आप समझाएंगे कि ऐसा करने से विश्वविद्यालय के अधिकारियों का विश्वास भंग होगा और आप उसकी सहायता करने की स्थिति में नहीं हैं। उच्च अधिकारियों को अपने सहकर्मी के आचार की शिकायत करेंगे। गलत है। पहले दूसरा तीसरा सही है। हम अपने सहकर्मी को समझाने का प्रयास करेंगे कि इससे विश्वविद्यालय की गोपनीयता भंग तथा साथ के अधिकारियों का विश्वास उठ जाएगा। इसके साथ ही सहकर्मी को यह बताएंगे कि इसके प्रतिभाशाली बच्चों के उत्साह में कमी आएगी। ध्यातव्य है कि अंतर वैयक्तिक क्षमता से संबंधित प्रश्नों में 2 विकल्प सही हो सकते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग ने बी और सी सही माना है।
उपयुक्त 1 और 4 आकृतियों में दो प्रतीकों को एक नियमित दिशा में अपनी स्थिति बदलते हुए दर्शाया गया है। उसी क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा एक पांचवें चरण पर आएगा? पांचवें चरण पर आएगा। इसमें विकल्प बी सही होगा। निम्नलिखित दो प्रश्नांशों के लिए निर्देश। प्रत्येक प्रश्नांश में आकृतियों के दो समुच्चय हैं। पहली 4 आकृतियां प्रश्न आकृतियों के रूप में नामित हैं और अगली जो है 4 आकृतियां के रूप में नामित हैं। तो सही उत्तर का जो है चयन की। उसी के अनुसार 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी भी एक पांचवी उत्तर आकृति होगी? ये इसमें ये सी सही होगा। पांचवी आकृति विकल्प सी जो है सही होगा। अब ये छठी आकृति है, ये क्या बोलते हैं, 41वां प्रश्न भी सेम है। इसमें आकृति बी सही होगा। एक्स पुरुष एक स्थिर चाल से काम करते हुए एक विशेष कार्य को वाई दिन में पूरा करते हैं। इन आरेखों में से कौन सा एक एक्स और वाई के बीच संबंध दर्शाता है? एक्स और वाई दिन पुरुष आरेख, दिन पुरुष आरेख, दिन पुरुष आरेख, पुरुष आरेख। तो डी जो है, चूंकि एक्स और वाई का गुणनफल नियत होगा इसलिए आरेख 4 एक्स और वाई के बीच संबंध दर्शाता है। निम्नलिखित आव्यूह पर विचार कीजिए। 3 370, 3 फिर 7 फिर 0 370, 2 6 0 260 होना चाहिए, 224 24 1 730 और एक्स। चूँकि 3 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब बराबर 27 प्लस 343 बराबर 343, दोनों का क्यूब है, 2 का क्यूब और 1 का क्यूब 224, 1 का क्यूब 1 ही होगा और 730 क्या है, x बराबर 730 माइनस 1 बराबर एक्स क्यूब बराबर 729, एक्स बराबर 729 1/3 9 त्रिक 9 होगा। यहाँ पे आंसर 9 का क्यूब जो है 729 होगा। निम्नलिखित 3 आकृतियों का परीक्षण कीजिए जिनमें संख्या एक विशिष्ट प्रतिरूप में है। 84 14 और 12, 81 18 और 9, 88 11 और तो चूँकि 14 12 गुणे 14 अपन 2 बराबर 12 गुणे 7 बराबर 84, 1284। उसी तरह से 18 गुणे 2 9 गुणे 9 81। उसी तरह से 11 गुणे 2 बराबर 8 8 दूनी 16 16 और 88 गुणे 2
11, 16 जो है सही आंसर है। निम्नलिखित आकृतियों पर विचार कीजिए। डी सही है, मुझे बी सही लग रहा है, लेकिन चलिए डी कह रहे हैं तो डी ही मान लेते हैं। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और उसके बाद अपने 3 प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। कोई टेनिस कोच आगे आने वाले टूर्नामेंट के लिए 4 खिलाड़ियों की एक टीम इकट्ठी करना चाहता है। इसके लिए 7 खिलाड़ी उपलब्ध हैं। पुरुष ए, बी और सी और महिलाएं डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। सभी खिलाड़ियों की क्षमताएं समान हैं और टीम में कम से कम 2 पुरुषों का होना जरूरी है। 4 की टीम के लिए सभी खिलाड़ियों का एक दूसरे से खेलने के योग्य होना आवश्यक है। लेकिन बी डब्ल्यू के साथ नहीं खेल सकता, सी जेड के साथ नहीं खेल सकता और डब्ल्यू वाई के साथ नहीं खेल सकती। यदि बी चुना जाए और वाई न चुना जाए तो टीम निम्नलिखित में से किस एक से मिलकर बनेगी? ए, बी, सी और एक्स। यदि सभी 3 पुरुषों को चुन लिया जाए तो 4 सदस्यों की टीम के कितने संयोजन संभव है? 2। यदि वाई को चुना जाए और बी न चुना जाए तो टीम निम्नलिखित समूहों में से किस एक से मिलकर बनेगी? ए, सी, एक्स और वाई से। 5 व्यक्ति ए, बी, सी, डी और ई एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। प्रत्येक कुर्सी सन्निकट कुर्सियों से समान दूरी पर स्थित है। सी ए के तुरंत बाद बैठा है। ए डी से 2 कुर्सी आगे बैठा है। बी ए के तुरंत बाद बैठा है। बी ए के तुरंत बाद नहीं बैठा है। निम्नलिखित में से कौन सा अवश्य सत्य है? डी बी के तुरंत बाद बैठा है, ई ए के तुरंत बाद बैठा है। किसी भी स्थिति में दोनों शर्तें सत्य हैं। गीता अपने चचेरी बहन मीना से उम्र में बड़ी है। मीना का भाई विपिन गीता से उम्र में बड़ा है। जब मीना और विपिन गीता के घर जाते हैं तो वे शतरंज खेलना पसंद करते हैं। गीता की अपेक्षा मीना प्रायः अधिक बार जीतती है। सूचना के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के निष्कर्ष निकालिए। कौन सा एक दी गई सूचना की तर्कसंगत रूप से अनुगमित होता है? गीता और मीना के साथ शतरंज खेलते समय विपिन अक्सर हारता है। गीता तीनों में सबसे ज़्यादा उम्र की है। गीता खेल में हारना नापसंद करती है। मीना तीनों में सबसे कम उम्र की है। डी। आयु के अनुसार विपिन, गीता, मीना चचेरी बहन, तीनों में मीना सबसे छोटी है। एक कॉलेज में 5 हॉबी क्लब है, जैसे कि फोटोग्राफी, नौकायन, शतरंज, इलेक्ट्रॉनिकी और बागवानी। बागवानी वाला समूह हर दूसरे दिन मिलता है। इलेक्ट्रॉनिकी वाला समूह हर तीसरे दिन मिलता है। शतरंज वाला समूह हर चौथे दिन मिलता है। नौकायन वाला समूह हर 5वें दिन मिलता है और फोटोग्राफी वाला समूह हर 6ठे दिन मिलता है। 180 दिनों के अंदर सभी 5 समूह कितनी बार एक दिन में मिलते हैं? 3 बार। यहाँ प्रत्येक 60वें दिन वे सभी एक साथ मिलते हैं, अतः 180 दिनों में सभी 5 समूह 3 बार मिल सकते हैं। ए, बी, सी और डी और ई 5 विभिन्न नगरों पी, क्यू, आर और आर, एस और टी से हैं। अनिवार्यतः इसी क्रम में नहीं, इनमें से प्रत्येक एक भिन्न नगर से है। पुनः दिया गया है कि बी और सी नगर क्यू से नहीं हैं।
बी और ई नगर पी और आर से नहीं है। ए और सी नगर आर एस और टी से नहीं है। डी और ई नगर क्यू और टी से नहीं है। डी नगर आर से है। आंसर बी नगर एस से है, यही सही है। ए बी सी डी ई एफ और जी 7 व्यक्ति हैं जो इसी क्रम में पंक्ति में खड़े हैं। प्रत्येक भिन्न रंग की टोपी पहने हैं, जैसे बैंगनी, जामुनी, नीली, हरी, पीली, नारंगी और लाल। डी अपने सामने हरी और नीली तो देख पाता है पर बैंगनी को नहीं। ई बैंगनी और पीली को देख पाता है पर लाल को नहीं। जी नारंगी को छोड़कर सभी रंगों की टोपियां देख सकता है। यदि ई जामुनी रंग की टोपी पहने है तो एफ द्वारा पहनी हुई टोपी का रंग क्या है? लाल। एक मेज पर लाल, हरे और पीले रंग की कुछ गेंदें रखी हुई हैं। जितनी पीली गेंदें हैं उतनी लाल गेंदें हैं। पीली गेंदें हरी गेंदों से दोगुनी हैं। लाल गेंदों की संख्या हरी गेंदों से दोगुनी है। माना कि हरी गेंदों की संख्या x, पीली गेंदों की संख्या 2x और लाल गेंदों की संख्या 2x होगी। अतः लाल गेंदों की संख्या हरी गेंदों की संख्या से दोगुनी है। 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। जब 2 और बालक प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। उसका अंत से नया स्थान क्या है? 27वां अभिष्ट स्थान। 45 + 2 -20 + 1 + 21। 27 - 21 + 1 28 - 21 बराबर 27वां। बुनियादी आंकिक क्षमता। एक दुर्लभ सिक्कों के ढेर में प्रति 3 अस्वर्ण सिक्कों पर एक स्वर्ण सिक्का है। ढेर में 10 स्वर्ण सिक्के और डाल दिए जाते हैं और स्वर्ण तथा स्वर्ण सिक्कों का अनुपात 1/2 हो जाता है। इस सूचना के आधार पर ढेर में कुल सिक्कों की संख्या अब क्या हो जाएगी? 90। माना कि स्वर्ण सिक्कों की संख्या x तथा अस्वर्ण सिक्कों की संख्या 3x है। तब प्रश्न से कुल सिक्कों की अभिष्ट संख्या है x + 2 + 3x 20 + 10 + 3 × 20 यानी 30 + 60 बराबर 90। एक माली के पास 1000 पौधे हैं। वह इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है जिससे पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। इसके लिए उसको कम से कम कितने और अधिक पौधों की आवश्यकता है? 24। अभीष्ट न्यूनतम पौधों की संख्या 32 स्क्वायर माइनस 1000 यानी कि 1024 माइनस 1000 बराबर 24 है। किसी विद्यालय के विद्यार्थियों के समग्र शैक्षिक निष्पादन हेतु ₹700 की राशि में 7 नकद पुरस्कार प्रदान किए जाने हैं। यदि प्रत्येक पुरस्कार उसके पिछले पुरस्कार से ₹20 कम है तो पुरस्कार का न्यूनतम मूल्य क्या है? ₹40। माना कि पुरस्कार की सबसे कम कीमत ₹x होगी। तब प्रश्न से x + x + 20 + x + 40 + x + 60 + x + 80 + x + 1 + 100 + x + 120 बराबर 700। 7x + 420 बराबर 700। 7x बराबर 700 - 420 7x बराबर 280 x बराबर 280/7 बराबर 40।
किसी पद के लिए 120 आवेदकों में से 70 पुरुष हैं और 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। ड्राइविंग लाइसेंसधारी पुरुषों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच क्या अनुपात होगा? 7 पर 7 से 3 का, पर 7 से 3 का। प्रश्न से n छोड़ो ये। एक गैरिसन में 1000 सैनिकों के लिए 1 महीने का भोजन था। 10 दिन के बाद 1000 अतिरिक्त सैनिक गैरिसन में शामिल हुए। बचे हुए भोजन से सैनिक कितने दिन काम चला सकेंगे? 1000 गुणे 30 माइनस 10 बराबर 1000 प्लस 1000 इंटू एक्स, यानी 1000 गुणे 20 बराबर 2000 गुणे एक्स, अतः 10 दिन। एक्स बराबर 20, 1000 अपन 2000 इक्वल टू 10। अरुण की मोटर साइकिल में टंकी भर पेट्रोल 10 दिन चलता है। यदि वह प्रतिदिन 25% अधिक उपयोग शुरू कर देता है तो टंकी भर पेट्रोल कितने दिन चलेगा? 8 दिन। माना अरुण की मोटरसाइकिल की टंकी में 1000 लीटर पेट्रोल आता है। यदि वह रोज़ 100 लीटर उपयोग करता है तो उसकी गाड़ी 10 दिन चलेगी। वह 25% अधिक उपयोग शुरू कर देता है, क्योंकि 125 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से 8 दिन तक बाइक चलेगी। एक व्यक्ति 6 घंटों में किसी दूरी को एक तरफ से पैदल चलकर और दूसरी तरफ से गाड़ी में वापसी कर तय कर सकता है। वह उस दूरी को दोनों तरफ पैदल चलकर 10 घंटों में तय कर सकता है। दोनों तरफ गाड़ी चलाकर उस दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा? 2 घंटे। एक व्यक्ति द्वारा एक तरफ पैदल और दूसरी तरफ गाड़ी से तय की गई दूरी 6 घंटे में पूरी की जाती है। उसी दूरी को दोनों तरफ पैदल चलकर 10 घंटे में तय करता है, तो दोनों तरफ पैदल चलने में 10 घंटे, तो एक तरफ पैदल चलने में 10/2 मतलब 5 घंटे। तो एक तरफ गाड़ी से लगा समय 6 - 5 1 घंटे। तो दोनों तरफ गाड़ी से चला गया समय 1 घंटा 1 घंटा प्लस 2 घंटे। 4 कारें 6 रुपये प्रति किलोमीटर की दर और रुपये 40 प्रति लीटर की डीजल की लागत पर किराए पर ली गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित सारणी में दिए गए ब्यौरों पर विचार कीजिए। तो कार ए सही है, चूंकि चारों कारों को दिए गए किराए की दर 6 रुपये है, अतः कार द्वारा चली गई दूरी 2120/6 मतलब 353.33 किलोमीटर और बी द्वारा चली गई दूरी 1950/6 325 किलोमीटर। छोड़ो, ये सही है। एक घन के फलकों पर 1 2 3 4 5 और 6 के 6 अंक चिन्हित किए गए हैं। घन के 3 दृश्य नीचे दर्शाए गए हैं। घन पर क्रमशः ए और बी चिन्हित 2 फलकों पर संभावित अंक क्या हो सकता है? 2 और 3। कुल प्रयुक्त संख्या 1 2 3 4 5 6। घन 1 और 3 से 6 के साथ दिखाई देने वाली संख्या 1 4 3 और 5, अतः 6 के विपरीत होगा बराबर 2।
इसी प्रकार घन 2 और 3 से 3 के साथ दिखाई देने वाली संख्या 1 2 5 6, अतः 3 के विपरीत होगा 4। घन 1 और 2 से 1 के साथ दिखाई देने वाली संख्या 2 3 4 और 6, अतः 1 के विपरीत होगा 5। चूँकि 5 के विपरीत 1 होगा, अतः विकल्प बी, सी व डी नहीं हो सकता। निम्नलिखित 5 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। नीचे दिए गए 2 संचित्रों का अध्ययन कीजिए और उसके पश्चात दिए गए 5 प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। एक विश्वविद्यालय में कुछ चुनिंदा विभागों में प्राध्यापकों की लिंग अनुसार संख्या। भौतिकी के कितने प्राध्यापक 35 से 44 के आयु समूह में हैं? 16। भौतिकी प्राध्यापकों की अभिष्ट संख्या 32 + 8 इंटू 40 अपान 100 बराबर 40 × 40 अपान 100 बराबर 16। निम्नलिखित में से किसी एक विभाग में पुरुष की अनुपात सबसे अधिक है? भौतिकी, गणित, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र। पुरुषों और स्त्रियों का अनुपात भौतिकी में 22:8 बराबर 4:1। गणित में 28:8 बराबर 7:2। रसायन विज्ञान में 16:22 बराबर 8:11। अर्थशास्त्र में 24:8 बराबर 3:1। अतः पुरुष व स्त्रियों का अनुपात भौतिकी में सर्वाधिक है। मनोविज्ञान के सभी प्राध्यापकों में स्त्रियों का प्रतिशत क्या है? 60%। अभिष्ट प्रतिशत 6/6 + 4 इंटू 100%, मतलब कि 60%। यदि भौतिकी की 25 से 34 आयु समूह की स्त्री प्राध्यापकों की संख्या उस आयु समूह के भौतिकी के कुल प्राध्यापकों का 25% है, तो 25 से 34 आयु समूह के भौतिकी के पुरुष प्राध्यापकों की संख्या क्या है? 9। क्योंकि 25 से 34 आयु वर्ग के भौतिकी के सभी प्राध्यापकों की कुल संख्या 40 का 30% बराबर 30 अपान 100 इंटू 40 बराबर 12। 25 से 34 वर्ग आयु की भौतिकी के स्त्री प्राध्यापकों की संख्या 12 का 25% बराबर 3। अतः 25 से 34 आयु वर्ग के पुरुष भौतिकी प्राध्यापकों की संख्या 12 - 3 बराबर 9 होगी। 69वां। यदि मनोविज्ञान के प्राध्यापकों की संख्या विश्वविद्यालय में कार्यरत कुल प्राध्यापकों की संख्या 2% है, तब इस विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों की 2% तब इस विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों की कुल संख्या कितनी है? 12 की विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों की संख्या x है, तब प्रश्न से x का 2% बराबर 6 + 4 x इंटू 2 अपान 100 इक्वल टू 10, तो x + 10 इंटू 100 अपान 2 500। 4 दोस्त ABCD आपस में कुछ राशि इस तरह बांटते हैं कि राशि A और B से एक कम C और D, C को D से 5 ज़्यादा और D को B से 3 ज़्यादा मिलती है। सबसे कम राशि किसको मिलती है? A को। A, B, C और D चारों मित्रों में राशि का वितरण निम्नलिखित प्रकार से है।
कोई रेलगाड़ी किसी औसत चाल से 63 किलोमीटर दूरी तक चलती है और तब अपनी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसे पूरी यात्रा संपन्न करने में 3 घंटे लगते हैं तो रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल की पर घंटा में क्या है? 42 होगा। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हुए चोर का पीछा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता हुआ पुलिस वाला कर रहा है। यदि चोर पुलिस वाले से 100 मीटर आगे है तो चोर को पकड़ने में पुलिस वाले को कितना समय लगेगा? 3 मिनट लगेगा। अब इस समय 60 गुणे 100 अपान 2000 बराबर 3 मिनट।